नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आपकी यूपी ट्रिपल एस पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो 2022 में आपकी परीक्षा 18 सितंबर को होने वाली है, उसके संदर्भ में आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए आपकी क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपका प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए आपकी ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आपके क्लास शुरू करते हैं। और इसमें आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप क्लास देखें। चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या दिखा पूछा गया है। साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था, तो बताइए साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था। आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था, तो देखिए 1928 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन को 1928 में भारत में भेजा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। साइमन कमीशन के गठन 1927 का प्रस्ताव 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था और इसको वर्ष 1928 में भारत में भेजा गया था। इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था तथा इस कमीशन को पूरा भारत में विरोध किया गया था। तो इस कमीशन का भारत में पूरा विरोध किया जाता है। इसकी साथ चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। कि एक मिनट। बाबर ने लोदियों को प्रथम युद्ध में हराया, तो बाबर ने लोदियों को किस प्रथम युद्ध में हराया था बताइए। बाबर ने लोदियों को किस प्रथम युद्ध में हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदियों को हराया था, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो दोस्तों राइट हो जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था। इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इस युद्ध में पहली बार बारूद, अग्नियत और तोप खाने जो थे वो शामिल किए गए थे इस लड़ाई में। और ये आपका 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। काबुल के तैमूर शासक बाबर ने की सेना ने दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोदी की सेना को युद्ध में परास्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। नागा अर्जुन आपके कौन थे। जो नागा अर्जुन थे वो आपके कौन थे आपसे पूछा गया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। नागा अर्जुन आपके एक बौद्ध दार्शनिक थे, तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। नागा अर्जुन एक आपके बौद्ध दार्शनिक हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। चौथा नंबर प्रश्न आपका। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया, तो बताइए किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। से पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यह गुर्जरों की एक शाखा थी जिसकी उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। प्रतिहारों के अभिलेखों में उन्हें श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, जो श्री राम के प्रतिहार का कार्य करते हैं, मतलब द्वारपाल का कार्य करते हैं। इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट था। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका अगला प्रश्न पांचवा नंबर देखिए आपका क्या पूछा गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे, आपसे पूछा गया। इसका राइट आंसर आप सभी लोग देने की कोशिश कीजिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को जिसने भी उत्तर दिया है सही हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम जनरल गवर्नर चक्रवर्ती राजा गोपाली थे। ये 21 जून 1948 से 26 फरवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन थे। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर इसका आप सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर आपसे देखिए क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव उड़ा दी उड़ा दी गई थी। तो बताइए कौन सा आंदोलन जो 1897 हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार जो ब्रिटिश राज की नींव तक उड़ा गई थी। तो कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1897 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद आपका असहयोग आंदोलन ने पहली बार अंग्रेजों की नींद तक उड़ा दी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका भी है दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्तों मेरे साथी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में की गई थी। जिसके अंतर्गत न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का परित्याग कर देना जैसे प्रमुख कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुए थे। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के पश्चात 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो आपका ठीक है। चलो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। सातवां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा जो थी ये सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जिसका भी दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 8वां नंबर प्रश्न आपका बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वाक्य है एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग। आप सभी लोग उत्तर देने की कोशिश की इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है यह कथन भारत के लोकतंत्र के शिल्पकार महात्मा गांधी जी का है। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी सी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएगा महात्मा गांधी। वे शब्द गढ़ने तथा आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के रूप में एक महान नेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में भारतवर्ष में 1947 स्वतंत्र हुआ था। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया। वर्ष 1930 तक कांग्रेसों ने हिंदुस्तानियों को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी किन किन का मिश्रण था पूछा है आपसे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो 1930
तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानियों को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था, तो हिंदुस्तानियों के रूप में किन किन का मिश्रण था आपको बताना है। तो इसमें आपका हिंदी और उर्दू आपका ऐड हो जाएगा, हिंदी और उर्दू का मिश्रण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आपके व्योमचंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आरंभ से ही भारतीय मिश्रित संस्कृति को महत्व दे रहा था, जिसके अंतर्गत हिंदू एवं मुस्लिम दोनों प्रमुख समुदायों को जोड़ना तथा उसकी संस्कृति की बात की जा रही थी। भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने बार बार उल्लेख किया है। वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदी और उर्दू से बनी मिश्रित भाषा हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर देखिए आपका क्या पूछा गया। होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। जो होम रूल लीग आपका आंदोलन था किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था आपका एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा दोस्तों, एनी बेसेंट का राइट आंसर है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 11 नंबर है, पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो आपका पीवीसी है किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है पूछा है आपसे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीवीसी का निर्माण प्लास्टिक के पाइप के प्रयोग में किया जाता है, जिसका भी ऑप्शन है इसका डी है दोस्तों, राइट हो जाएंगे। प्लास्टिक के पाइप के निर्माण में आपका पीवीसी यूज किया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से में नहीं है। निम्नलिखित से किस नदी का उद्गम अरावली के पहाड़ियों में नहीं है। जो आपकी चेनाब नदी है, ये आपका राइट हो जाएगा। चेनाब नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं होता, इसका उद्गम होता है हिमालय पर चंद्र और भागा नदियों के यहाँ से। ये दोनों नदी जब मिलकर बनती हैं चेनाब नदी, ठीक है। चंद्र और भागा नदियों से मिलकर बनी है आपकी चेनाब नदी। और ये नदी जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में प्रवाहित होती है। चेनाब नदी अपने मार्ग में कई स्थल कृतियों का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 13वां नंबर से नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट चुनिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए जल के निकाय दिए गए हैं, आपके तीन तीन निकाय हैं। इनमें से अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित किए जाएंगे, सही कूट आपको बताना है, बताइए। मतलब कितना प्रतिशत पानी आपसे पूछा गया है, किसका है। पहले में आपका देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आइस कैप, फॉर्म जल और नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आप सभी का राइट हो जाएगा आंसर। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी में संपूर्ण जल का 97.2% भाग पर महासागर पाया जाता है, जबकि लगभग 3% मतलब भाग पर आपके ताजे जल के रूप में उपलब्ध होता है। इसमें सर्वाधिक ताज़ा जल आपका हिमनद या हिमटोपी, जिसको आइस कैप कहते हैं, के रूप में उपलब्ध है। अंत में नदी का स्थान आता है। ठीक है, तो आप जो आइस कैप है इसमें आपका ताज़ा पानी का सबसे ज़्यादा स्रोत है,
फिर आपका भौम जल का स्रोत आता है, फिर नदी का स्रोत आता है पीने वाले ताजे पानी का स्रोत के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अ, इस नदी सॉरी इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर अ, असमेकित ब्लोसम रोड़े बटियां कंकड़ों से बनी तूफानी समुद्री किनारे हैं या संदर्भित द्वीप है। तो बताइए कौन सा है, कौन सा द्वीप है जिसके द्वीप के पूर्वी तट पर आपके ब्लोसमे रोड़े बटियां कंकड़ों से बनी तूफानी समुद्री किनारे हैं। कौन सा द्वीप है? मन्नार की खाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मन्नार की खाड़ी है, इस द्वीप के पूर्वी तट पर आपको गुलासमो रोड़े बटियां कंकड़ों की बनी तूफानी किनारे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है। नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में आती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो खरीफ की फसलें होती है वो वर्षा ऋतु में, मतलब वर्षा पर आधारित होती है। तो कौन सी ऐसी फसलें हैं जो वर्षा पर आधारित है? बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो आपका धान और मक्का है ये राइट हो जाएगा ऑप्शन। ये आपकी खरीफ की फसलें हैं और ये वर्षा के टाइम पे ही बोई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न आपका है। ग्रामीण लोगों को का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण लोगों का आपका प्राथमिक व्यवसाय कृषि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर प्लस 17 नंबर प्लस आपका है। सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताइए आपका जो सीडीपी है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण समुदायों का चहुमुखी विकास और और कल्याण, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए एक और कृषि की आधुनिकीकरण, और दूसरी ओर कुटीर उद्योग के लिए विकास, और उपरोक्त सभी। तो बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सीडीपी का आपका मुख्य लक्ष्य कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त जो मैंने बताया आपको, जो दिया गया उपरोक्त ग्रामीण समुदाय का चौमुखी विकास और कल्याण, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए एक ओर कृषि की आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योग के लिए उद्योग के विकास के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आप सही कर लीजिए। तीनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका 18 नंबर प्लस देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। पहली कृषि संगणना कब हुई थी? बताइए आपकी पहली कृषि संगणना कब हुई थी आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहली कृषि संगणना आपकी हुई थी 1970 से 1971 में। ऑप्शन नंबर ए आप जिसका भी उत्तर दोस्तों राइट हो जाएगा 1970 से 71। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्या पूछा गया है। रानी की वाव जो 100 रुपए के मुद्रा नोट पर छपी है वह किस राज्य में स्थित है? जो रानी की वाव है जो 100 रुपए की नोट पर आपकी छपी है वह किस राज्य में स्थित है? बताइए आपकी। जो रानी की वाव है वो आपकी है गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी एस सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य के पाटन शहर में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं। एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? जबकि ये एकीकृत जीएसटी है वो किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का।
संग्रहित की जाती है आपकी केंद्र सरकार जो है। तो ऑप्शन नंबर का भी आप सभी का राइट हो जाएगा। एकीकृत जीएसटी आपकी केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित की जाती है। ठीक है, आपका अगला नंबर देखते हैं, 21 नंबर देखिए आपके क्या पूछा है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है। जो आपको भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर बताना है, आपको 2 बार लगातार कौन रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो सही सही हो जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार थे। उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल वर्ष 1952 से 1962 तक था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप सभी का ए सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां नंबर क्या पूछा गया है। भारत के संविधान में कितने मूलतः कर्तव्य निहित हैं। भारत के संविधान में मूलतः कितने संविधान कर्तव्य निहित हैं। तो आपके मूलतः कर्तव्य संविधान में 11 निहित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा आप सभी लोग। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ये उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 23 नंबर आपसे क्या पूछा गया। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है। तो आपके भारतीय संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची है, आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दी गई है, जिसमें से 5वीं और 6वीं अनुसूची आदिवासियों एवं उनके प्रशासन से जुड़ी है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उल्लेख हैं। और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये जिसने भी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्यों का दर्जा देता है वो क्या है। तो कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है। संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसे भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को संसद में एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया। वर्तमान में यह 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा डेट, 31 अक्टूबर 2019 को आपका 370 जो अनुच्छेद था वहां से हटा दिया गया था और जम्मू और लद्दाख को 2 राज्यों में विभाजित करके उसे केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया था। तो 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न 25 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा एक सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर जो थे आपके संविधान सभा के एक सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर इसका भी आप सभी जरूर राइट कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। किसी दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो कौन सा रोग है आपका बताइए। कौन सी दृष्टि दोष है।
जिसमें व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका मायोपिया दिया गया आपका राइट हो जाएगा। इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति को आस पास की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु जो दूर की वस्तु होती हैं वो उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष में नेत्र जो होते हैं दो आंख की दूरी बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी आप सभी का राइट हो जाएगा, मायोपिया। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताइए जिस किसमें अर्धसूत्री आपका विभाजन होता है, तना शीर्ष में, पराग कण में, पुंकेसर में या मूल शीर्ष में। तो अर्धसूत्री विभाजन आपका पूछा गया है तो आपका होता है पुंकेसर में। ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग सही से कर लीजिए। पुंकेसर पौधों का प्रजनन भाग है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन कोशिकाओं में होता है जबकि समसूत्री विभाजन काय की कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आप सभी लोग जी सही कर लीजिए, आपका राइट हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन आपका पुंकेसर में होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है। तरल पदार्थों की तुलना में जो ठोस पदार्थों के परमाणुओं का व्यवस्थापन आपसे पूछा गया है किस प्रकार होता है। तो ये होता है आपका बहुत बारीकी तथा बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग सही कर दिए। तो तरल पदार्थों की तुलना में जो ठोस पदार्थों के परमाणुओं की व्यवस्थापन होती है वो बहुत बारीक और बंधे होते हैं और आपस में मजबूत अंतर आविकरण आकर्षक बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग सभी कर लीजिए, राइट हो जाएगा। चलिए आपका नंबर देखिए आपसे क्या पूछा है, गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता किसके कारण होती है। जो गेहूं की आपकी बेकिंग की गुणवत्ता होती है वो बताइए आपकी किसके कारण होती है। जो आपका ग्लूटेन गेहूं में पाया जाता है उसके कारण आपकी गेहूं की बेकिंग की गुणवत्ता बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही कर लीजिए, राइट हो जाएगा। ग्लूटेन गेहूं में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं में उपस्थित कुल प्रोटीन का 47% है। ऑप्शन नंबर इसका ये आप सभी का राइट होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां नंबर और जीके का आखिरी प्रश्न है। अ, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। बताइए आप सभी को 1 लीटर पानी में आपकी कितनी कैलोरी होती है। 1 लीटर पानी में आपकी कितनी कैलोरी होती है। तो कैलोरी ऊर्जा की इकाई होती है, पानी को लीटर में मापते हैं तथा लीटर में कैलोरी की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग सही के लिए। जो 1 लीटर पानी में आपकी कोई कैलोरी नहीं होती तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग सही कर लीजिए, राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां नंबर क्या पूछा गया आपका हिंदी का प्रश्न है, भूरे बालों की सी कर्तन में कौन सा अलंकार है। भूरे बालों सी की कर्तन में आपका पूछा है कौन सी अलंकार है। आपका एक वाक्य दिए गए हैं, भूरे बालों की सी कर्तन आपका पूछा है कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी आप लोग सही कर लीजिए। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तब आपका वहाँ उपमा अलंकार लगा होता है। जैसे आपका दिया है यहाँ पे देखिए क्या दिएगा, भूरे बालों की सी कर्तन। यहाँ चींटियों की पंक्ति की तुलना भूरे बालों की कर्तन से की गई है। जो आपका सी वाचक है
तो इसकी वजह से आपका देखिए तुलना हो रहा है, तो यहाँ पर आपको उपमा अलंकार लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर क्या पूछा गया आपसे, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए आपका जो वधु शब्द का आपका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो वधु शब्द का आपका बहुवचन हो जाएगा वधुओं। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट होगा दोस्तों, वधु शब्द का बहुवचन वधुओं होता है। आपका अगला प्रश्न देखिए। 38 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, साल दर साल में कौन सा समास है? साल दर साल आपसे पूछा गया, इसमें कौन सा समास है? यहाँ पे अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास लगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ जहाँ पे आपका पूर्व पर प्रधान तथा अव्यय हो, वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग सभी सही कर लीजिए, राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर क्या पूछा गया है, 39 नंबर, हुए जहाँ है हम मार्गचारी, भक्ति में कौन सा छंद है? हुए जहाँ है हम मार्गचारी, भक्ति में आपसे पूछा गया है कौन सा छंद है? सबसे लोग बताने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका उपेंद्र वरजा छंद है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग सही कर लीजिए, उपेंद्र वरजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक वार्षिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं और पांचवें व छठे वर्ण पर यति है। हाँ ठीक है, तो आप सभी लोग इसका सही कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर क्या पूछा गया है, 40वां नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले आओ। दवाइयाँ जो आपका रेखांकित शब्द है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, बताइए आप सभी लोग। जो आपका दवाइयाँ दिया गया है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तो इसकी शुद्ध वर्तनी ये वाली सही हो जाएगी, दवाइयाँ। ठीक है, तो ऑप्शन में भी आप सभी लोग सही कर लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या पूछा गया है। यहाँ से आपका देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया रीजनिंग का, इस प्रश्न में दो कथन ए और बी दिए गए हैं, जिसके बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। आपको दोनों कथनों को सही मानना होगा, भले ही वह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से दूर हो। निष्कर्ष पढ़ें, फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से आपका निश्चित रूप में दिए गए कथनों का पालन करता है। तो चलिए आपको पहले कथन पढ़ते हैं क्या दिए गए। आपका कथन पढ़िए। सभी जूते मोजे हैं, ठीक है। तो पहले आप देखिए, पहले पहला दिया आपके पास सभी जूते मोजे हैं और सभी मोजे शर्ट हैं। पहले आप सभी जूते जो हैं वो मोजे हैं, आपका जूता जो है वो अंदर आ जाएगा। तो पहले आप देखिए, ये आपका जूता हो गया, आपका जूता हो गया, ठीक है। जो सभी ये जूते हैं, ये सभी जूते आपके मोजे हैं, ठीक है। तो आपका ये मोजा हो गया, मोजा हो गया आपका। और उसके बाद क्या आगे है, जो सभी मोजे हैं वो आपके शर्ट हैं। जो आपका सभी मोजे दिए गया है, ये आपका शर्ट हो जाएगा, आपका शर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये जूते, ये मोजे, ये शर्ट।
तो आप पढ़िए, पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ जो मोजे हैं वो जूते हैं। जो आपका देखिए, जो कुछ मोजे हैं वो जूते हैं। तो ये बात तो सही है कि जो कुछ है आपका बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो सही होता है। जो आपका कुछ मोजे हो जाएगा वो जूते हो जाएगा, ये तो राइट है। और जो आपका सभी जो मोजे हैं वो शर्ट हैं। तो देखिए, जो सभी मोजे हैं वो शर्ट भी हो सकते हैं। तो आपका, सॉरी, जो कुछ शर्ट हैं वो जूते हैं। जो आपका कुछ शर्ट है ये भी आपके जूते में हो जाएगा। ये भी आपका निष्कर्ष राइट हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझा तो एक बार रुकिए। सॉरी, पूरा मिट गया। बस से बनाना पड़ेगा आप सभी के लिए। एक मिनट। ये आपका जूते था पहला, ये आपका जूता था, ये आपका मोजा था, और ये आपका शर्ट था। ठीक है, ये जूता था, ये मोजा था, और ये शर्ट था आपका। ठीक है, देखिए, जो आपका पूछा गया, कुछ मोजे जो हैं वो जूते हैं, सही है। और जो कुछ शर्ट हैं वो भी आपके जूते हैं, तो ये भी आपका अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, दोनों आपका राइट हो जाएगा। जब जब आप कहीं कभी बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो वो वाक्य आपका राइट होता है। तो देखिए, आपका निष्कर्ष 1 भी सही है, आपका निष्कर्ष 2 भी सही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका आप सभी लोग सी सही कर लीजिए, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी इसका उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। जो आपके कुछ मोजे हैं वो कुछ जो मोजे हैं वो आपके जूते हैं, और जो आपके कुछ शर्ट हैं वो भी आपके जूते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर आपसे देखिए क्या पूछा गया है। जो जोड़ी अलग है उनकी पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 4 जोड़ियाँ दी गई हैं, इनको आपकी जो अलग है इनमें से उसकी पहचान करनी है। संपत्ति, देनदारियां, फायदा लाभ, नामे श्रेय, आमदनी व्यय। तो देखिए, जो संपत्ति देनदारियां हैं, नामे श्रेय और आमदनी व्यय है, ये सभी आपके विलोम है। और जबकि वो फायदा और लाभ ये आपके क्या बोलते हैं उसको, समानार्थी हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया, फायदा और लाभ, ये आपकी अलग जोड़ी है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 48 नंबर है, 48 नंबर। निष्कर्ष और कथन दिया गया है तो वही करना। पहले आप कथन पर ठीक पढ़िए क्या दिया गया है। कपिल ने मोनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। तो कपिल ने मोनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर जीता है। तो आपका देखिए निष्कर्ष क्या दिया गया है। आपका निष्कर्ष ये पहले पढ़िए क्या दिया गया है। कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, ये तो सही है, तभी आपको उसको पुरस्कार मिला गया है। आपका राइट हो जाएगा। कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। इसके बारे में तो दूसरी बार के बारे में तो दिया नहीं गया। तो आपका यहाँ पे देखिए केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन ए है दोस्तों एकदम राइट होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से आप क्या अनुमान निकालेंगे। तो पहले कथन पढ़िए, देखिए इसके बाद आप क्या अनुमान निकालेंगे। आपकी अनुमान पूछा गया है। मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का प्रेक्षण किया है, देखा कि इन सभी पौधों के नीचे, सॉरी, पौधों के जड़ के नीचे की ओर बढ़ती हैं। मैंने बहुत पौधों की जड़ों का प्रेक्षण किया है, देखा गया है कि इन सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो बताइए इस वाक्य से आप क्या अनुमान लगाएंगे कि मैं एक वनस्पति शास्त्री हूँ, कि कुछ पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, कि एक पौधे की जड़ नीचे की ओर बढ़ती हैं, कि अधिकांश पौधों की जड़ नीचे की ओर बढ़ती हैं। इन चारों में से आपका क्या अनुमान लगाएंगे कि ये क्या है। वाक्य है, मैंने बहुत पौधों की जड़ों का प्रेक्षण किया है, देखा गया है कि इन सभी पौधों की जड़ें जो होती है नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो आप क्या अनुमान लगाएंगे। जैसे यह अनुमान लगता है कि एक पौधे की पेड़ है, जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आप लोग राइट कर लीजिए।
एक पौधे की जड़ होती है जो नीचे की ओर बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका 50वां प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न आपका क्या क्या पूछा गया है। जिस प्रकार कम खर्च फिजूल खर्च से संबंधित है, उसी प्रकार जो कठोर दिया गया है प्रश्न किससे संबंधित हो जाएगा। जैसे कम कम खर्च का आपका विपरीत हो जाएगा फिजूल खर्च, उसी प्रकार कठोर का आपका क्या हो जाएगा। तो कठोर का आपका होता है नरम। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आप सभी कर लीजिए, नरम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जिसका भी है राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थल की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। भगवान श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल की सैर कराने के लिए भारतीय रेलवे ने वर्ष 2020 में आपकी श्री रामायण एक्सप्रेस का शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया गया है राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 52 नंबर है। मई 2021 में निम्न में से किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मई 2021 में बीसीसीआई द्वारा किस किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग, क्या हो जाएगा। तो आपका नियुक्त किया गया है आपका रमेश पोवर को। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी का सही कर लीजिए। रमेश पोवर को महिला क्रिकेट टीम के लिए 2021 में मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 53 नंबर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व के सबसे अधिक आयु के पुरुष बॉब विटन को कैंसर के कारण 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और बॉब विटन का संबंध किस देश से है। जो आपके सबसे अधिक आयु वाले पुरुष थे बॉब विटन, वो कैंसर के कारण वर्ष 112 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बॉब विटन का आपका संबंध बताना है, वो किस देश से थे, कौन से देश से थे। जो आपका ब्रिटेन देश के थे बॉब ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सही कर दिए, जो बॉब ब्रिटेन थे आपका ब्रिटेन देश से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 54 नंबर देखिए अच्छा क्या क्या पूछा गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख का प्रमुख लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जो आपका नियुक्त किया गया था राधा कृष्ण माथुर को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही कर लीजिए, आपका राइट हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था, किया गया है, था नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी आप सभी लोग राइट कर लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न करते हैं, देखिए आपसे क्या पूछा गया। 55 नंबर है। पुरुष टेस्ट मैच में ओपनिंग अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली आपकी पहली महिला अंपायर कौन है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली आपकी पहली महिला अंपायर है क्लेयर पोलोसॉक। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट कर ली। क्लेयर पोलोसॉक आपकी जो है पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली भारतीय महिला, सॉरी भारतीय नहीं, पहली महिला अंपायर है। ऑप्शन नंबर इसका भी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का आपका पूछा गया कौन सा स्थान था। तो
121वां स्थान था। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सभी 21वां 121वां आप लोग राइट कर लीजिए। ये आपका आईएमपी क्वेश्चन, मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 में भारत का 121वां स्थान था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछेगा। मोटर बाइक एम्बुलेंस सुरक्षिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको मोटर बाइक एम्बुलेंस सुरक्षिता के संबंध में यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 कथन दिए हैं, उसमें से आपको बताना कौन सा सही नहीं है। नाभिकीय औषधि विज्ञान संस्थान दिल्ली ने बाइक आधारित कैजुअल्टी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता को सीआरपीएफ को सौंपा। ये आपका पहला कथन दिया गया है। तो ये आपका तो सही है। यह बाइक एम्बुलेंस भारतीय, रुकी यहाँ पे नहीं, आपको डाउट हो जाएगा। जो आपका ये वाला कथन दिया गया है, ये आपका कथन सही है। और ना जो आपका कथन दिया गया, नाभिकीय औषधि विज्ञान संस्थान दिल्ली ने बाइक आधारित कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता सीआरपीएफ को सौंपा, यह आपका सही है। यह बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन सेवाओं प्रदाताओं के सम्मान सामने आने वाली समस्याओं में तत्काल मदद करेगी, ये भी आपका सही है। यह क्रम तीव्र संघर्ष वाले क्षेत्रों में घायलों को निकालने के दौरान जीवन रक्षक सहायता प्रदान करेगी, ये भी आपका सही है। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, आपका गलत है। डीआरडीओ के डीजी डॉक्टर पीके सिंह ने आरपीएफ मुख्यालय में आयोजित समारोह में रक्षिता के मॉडल को सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी माहेश्वरी को सौंपा, ये आपका गलत है वाक्य। बाकी सभी आपके तीनों जो ऊपर दिए गए सभी राइट होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आप सभी सही के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी का एक कथन आपका सही नहीं है मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता के संबंध में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने कहा वैज्ञानिकी और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया। आपका इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उद्घाटन उन्होंने किया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 59वां नंबर आपसे क्या पूछा गया, 59 नंबर है। भारत का केंद्रीय बजट 2021 और 22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया था। सही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का केंद्रीय बजट है 2021 और 22 पहली बार किस रूप में आपका पेश किया गया था। तो आपका पेश किया था बजट की सॉफ्ट कॉपी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी, बजट की सॉफ्ट कॉपी आपका राइट आंसर। भारत में 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021 और 22 पहली बार सॉफ्ट कॉपी अर्थात पेपरलेस रूप में प्रस्तुत किया गया था। बजट के संबंधित जानकारी तथा दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए समर्पित एप्लीकेशन यूनियन बजट मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग सभी के लिए राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर आपसे क्या पूछा गया। मई 2021 में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। मई 2021 में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है। तो ये आपका मिस यूनिवर्स 2021 में जो हुआ था 69वां, वो आपका जीता है इंद्रिया मेजा ने। एंड्रिया मेजा ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप सभी लोग राइट कर लीजिए। एंड्रिया मेजा इसका राइट आंसर है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के 69वें संस्करण में का आयोजन 16 मई 2021 को यूएसए के फ्लोरिडा प्रांत में किया गया था। इस प्रतियोगिता का खिताब मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप सभी का राइट हो जाएगा एंड्रिया मेजा। तो आप सभी लोग चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। व्हेन द रिवर स्प्लिट्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखित गई है, किसके द्वारा लिखा गया है। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग।
ये आपकी लिखी गई है स्टेरिंग कीर के द्वारा। वेन द रिवर स्प्लिस, उपन्यास आपकी स्टेरिंग द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आप सभी लोग राइट कर लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी। बताइए कब हुई थी उनकी मृत्यु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए इस सभी का। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल भारतीय महिला थी। इन्होंने पहली बार मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेट के रूप में वर्ष 1997 में नासा के स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को उनका यान लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर इसका ये आप लोग सभी का सही कर लिए, 1 फरवरी 2003 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जनवरी दिया गया, आपका 1 फरवरी है, और 1 फरवरी 2000 इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब ये वो अंतरिक्ष से वापस आ रही थी, तो इनका वो जो विमान था, वो स्पेशल शटल, वो अपना क्षतिग्रस्त होगा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो 1 फरवरी आप 2003 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। बताइए आपके विश्व की प्रथम अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी। तो विश्व की आपकी पहली अंतरिक्ष यात्री महिला थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा आपके राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री आपकी वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। तो ऑप्शन नंबर डी ए जिसका भी है दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। मदर यशोदा अवार्ड किस से दिया जाता है। जो मदर यशोदा अवार्ड है वो पूछा गया आपसे किससे दिया जाता है। जो आपका मदर यशोदा अवार्ड है, ये आंगनवाड़ी वर्करों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप सब लोग सही कर दिए, आंगनवाड़ी वर्करों को दिया जाता है मदर यशोदा अवार्ड। तो मदर यशोदा पुरस्कार सरकार सरकार के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी आप सभी राइट कर लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। घूमर लोक नृत्य है, कहाँ का घूमर लोक नृत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। जो घूमर है कहाँ का लोक नृत्य है। तो घूमर लोक नृत्य आपका राजस्थान का है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग सभी सही कर लीजिए। जो घूमर लोक नृत्य आपका राजस्थान का है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। 66 आपसे पूछा है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में किसकी नींव, किसने इसकी नींव रखी थी। तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, जो एक शिल्पकृत गार्डन है। इसका निर्माण नेक चंद सैनी ने की थी। नेक चंद सैनी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ये आप लोग राइट कर लीजिए। नेक चंद सैनी ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। यह मुख्य रूप से नेक चंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह गार्डन सुखना झील के निकट में स्थित है। यह उद्यान कूड़े करकट जैसे सिरामिक प्लास्टिक बोतलों, पुरानी चूड़ियों तथा टाइल्स इत्यादि से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर आपसे क्या पूछेगा। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका विश्व निमोनिया दिवस पूछा गया आपका कब मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व निमोनिया दिवस आपका 2009 से प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। 2009 से प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप सभी लोग राइट कर लीजिए। आपका बी राइट आंसर है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। NFPA का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा। NFPA का आपको बताना है विस्तारित रूप आपसे पूछा है।
एनएफपीए का विस्तारित रूप आपको पूछा गया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन आपका एनएफपीए का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट कर लीजिए, एनएफपीए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आग, बिजली तथा संबंधित खतरों की वजह से मौत, चोट, संपत्ति एवं आर्थिक नुकसान को रोकने का प्रयास करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1896 में हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट मैसाचुसेट प्रांत के क्विंसी शहर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप सभी लोग राइट कर लिए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर के आपसे पूछा, पीसा की झुकती मीनार किस देश में है। पीसा की जो झुकती मीनार है, जो आपके दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, बताइए किस देश में है। पीसा की झुकती मीनार आपकी इटली देश में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका राइट हो जाएगा। तो इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। यह मीनार का झुकाव दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षक का विषय है। यह झुकाव के कारण विश्व में भर में प्रसिद्ध है। यह मीनार का निर्माण 1173 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके मुख्य वास्तुकार ब्रोनेक्स थे। इस मीनार का पूरा पूरा करने करने में 200 वर्ष का समय लगा। इसका निर्माण 1372 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। 1173 से शुरू होकर 1372 में पूरा हुआ था। इस मीनार की ऊंचाई 55 फीट 55 मीटर 55.86 मीटर है। 55.86 मीटर। चलिए आपका अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था। बताइए किस देश ने किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत इसका राइट आंसर होगा। भारत जो था आपको 24 सितंबर 2007 को भारत ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। फाइनल मुकाबला जॉन्सबर्ग में खेला गया था। ठीक है, तो भारत आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ करिए और आप लोग तैयारी ऐसे ही करके लीजिए। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।